हेलो एवरीवन। आज से पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था, हाँ, उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि हीट एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे कैसे हो सकती है, सॉलिड में कैसे होगी, लिक्विड में कैसे होगी, गैस में कैसे होगी, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब आज हम इससे आगे का चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक नंबर 2 है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। उसको पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ लॉज पता होने चाहिए। तो पहले हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वर्णी अवशोषण क्षमता, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन पावर। नियत ताप पर निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास के अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी समयांतराल में उसी वस्तु पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को एक वर्णी अवशोषण क्षमता कहते हैं। जैसे हमें पता है एब्जॉर्प्शन पावर, अवशोषण क्षमता की अगर सिंपल हम डेफिनेशन बोलें तो क्या होती है कि कोई भी एक बॉडी है जिसके उसके ऊपर रेडिएशंस आ रही हैं, विकिरण गिर रहे हैं, तो वो कितने विकिरण को एब्जॉर्ब कर ले और उसके ऊपर टोटल कितना विकिरण आ रहे हैं, उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया है एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक। तो एक वर्णी लगाने से सिर्फ एक सिंपल चेंज ये होगा कि हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे पर्टिकुलर टाइम में। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी वस्तु पे एक पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, जैसे हम सिंपल लाइट की बात करें, सनलाइट की, तो उसमें विबग्योर ये होता है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अगर हम ये देखें कि किसी बॉडी पे सनलाइट जो गिर रही है वो उसमें से वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और टोटल कितनी गिर रही थी, दोनों का रेशियो ले ले तो हमारा सिंपल होता है एब्जॉर्प्शन पावर। लेकिन मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन पावर मतलब एक वर्णीय अवशोषण क्षमता का क्या हो जाएगा कि हम जो विबग्योर हमारा है उसमें से किसी एक कलर की वेवलेंथ को हम ले लें और सिर्फ उसके लिए मेज़र करें कि उस वेवलेंथ की कितनी रेडिएशंस जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर रही है और टोटल विबग्योर मतलब पूरी जो वाइट लाइट थी, जो सनलाइट थी, उसकी कितनी पावर थी, कितने विकिरण गिर रहे थे, दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एक वर्णी अवशोषण क्षमता। इसको हम सिंपल ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए तो क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर के लिए भी हम लिखते हैं। यहाँ पे लैम्डा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। बिल्कुल जैसे अवशोषण क्षमता वाली डेफिनेशन थी एक वर्णी, वैसे इसकी होगी उत्सर्जन क्षमता की, कि नियत ताप पर किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल सतह से प्रति एकांक समय में एकांक तरंगदैर्घ्य परास के लिए उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा को हम क्या कहेंगे, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। मतलब किसी बॉडी पे जो भी हमने रेडिएशंस डाली हैं उसमें पर्टिकुलर किसी एक वेवलेंथ के लिए हम बात करें तो वो कितनी एमिट हो रही है, कितनी उत्सर्जित हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। इसे हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ने के लिए और उसके प्रूफ करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए हमें एक दो लॉ पढ़ने पड़ेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ का विकिरण नियम। इस नियम के अनुसार सभी वस्तुओं की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता व एक वर्णी अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत ताप पर समान होता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें तो उसका एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता और एक वर्णी अवशोषण क्षमता का जो रेशियो है
वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जो कि उसी, और वो किसके बराबर होगा, उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता के तुल्य होगा। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी के लिए ये करें कि टेम्परेचर को चेंज ना करें, तो उसके लिए मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर मतलब एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता और एक वर्णी अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमेशा सेम रहेगा। और वो कितना आएगा कि उसी टेम्परेचर पे जो हमने यहाँ पे इस बॉडी के लिए रखा था, उसी टेम्परेचर पे आइडियल ब्लैक बॉडी आदर्श कृष्णिका की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होगा। समझने के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक बॉडी थी, कोई एक वस्तु थी, उसका टेम्परेचर हमने कोई फिक्स रखा और हमने ये बोला कि उसकी उत्सर्जन क्षमता क्या थी, ई लैम्डा, अवशोषण क्षमता क्या थी, ए लैम्डा। तो हमने बोला कि इनका जो वो है रेशियो, वो नियत रहना चाहिए, तो हमने ये रेशियो लिख दिया। और किसके बराबर होना चाहिए, कृष्णिका की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, और वो हमने क्या कंसीडर की है, कैपिटल ई लैम्डा। तो ये क्या आएगा कि स्मॉल ई लैम्डा स्मॉल ए लैम्डा का जो रेशियो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ई लैम्डा के बराबर आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अच्छे उत्सर्जक है वो ही अच्छे अवशोषक हैं। मतलब कि जो जितनी रेडिएशन एमिट करता है उतनी ही रेडिएशन वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। यहाँ से हमसे देखें तो ये कांस्टेंट रहेगा। सपोज हमने ये बोला कि ए लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ये कांस्टेंट रहेगा। अब ए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि ई लैम्डा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर हम ये कहें कि ए लैम्डा की वैल्यू कम है लेकिन हमें पता है कैपिटल ई लैम्डा तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि ई लैम्डा की वैल्यू भी कम होगी। इसीलिए ये बोला कि अच्छे उत्सर्जक, मतलब ई उत्सर्जक अच्छे कब होंगे, जब ई लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। वो अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे अवशोषक कब होंगे, जब ई लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है जिसके लिए ई लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए ए लैम्डा की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। पुअर एमिटर्स आर पुअर एब्जॉर्बर। मतलब कि अगर ई लैम्डा की वैल्यू कम है तो ए लैम्डा की वैल्यू कम होगी, और ए लैम्डा की वैल्यू कम है तो ई लैम्डा की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। इस वजह से ई लैम्डा तो हमारा यहाँ पे कैपिटल ई लैम्डा चेंज नहीं होगा। तो स्मॉल ई लैम्डा में चेंज होगा तो स्मॉल ई लैम्डा में चेंज होगा तो स्मॉल ए लैम्डा में चेंज होगा। तो यहाँ से हमारे पास किरचॉफ के नियम से क्या पता चला हमें कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होंगे और बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या है किरचॉफ के नियम के। यहाँ पे हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने ये लिखा है, यदि एक वस्तु का कुछ भाग काला व कुछ भाग चमकीला हो और उसे उच्च ताप पे गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाया जाए तो क्या होगा, काला भाग अधिक चमकीला दिखाई देगा। क्यों? हमें ये पता है कि जो ब्लैक पार्ट होगा, जो काला भाग है, वो ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है। और हम इसको प्रैक्टिकली करें, जैसे यहाँ बोला है कि कोई एक बॉडी है उसमें कुछ चमकीला है कुछ काला है, हाई टेम्परेचर पे हमने उसे हीट किया और अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो क्या होगा कि जिसने जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है वो उतनी ही रेडिएशन एमिट भी करेगा, क्योंकि अभी हमने किरचॉफ के नियम में पढ़ा है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। तो यहाँ पे काला जो पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है, उसने क्या ज़्यादा रेडिएशन एमिट की है। जब उसे अंधेरे कमरे में हम ले जाएंगे तो क्या होगा, वो उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, इसलिए वो हमको ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लाल कांच को उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका कलर हरा दिखाई देता है। और थर्ड,
सूर्य के स्पेक्ट्रम में उपस्थित फ्रॉनहोफर रेखा की समुचित व्याख्या की जा सकती है। अब फ्रॉनहोफर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये वो होती है जब हम स्पेक्ट्रम देखें ना सनलाइट का, तो उसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं। उनको क्या कहते हैं हम? फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो लॉ पढ़ेंगे वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। परम ताप मतलब टेम्परेचर को हमको किस में लिखना है? केल्विन में लिखना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये बोला कि कोई एक वस्तु है, उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में मतलब पर सेकेंड जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जो बॉडी है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के। अब यहाँ से क्या हमने E क्या माना है कि उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, वो किसके प्रोपोर्शनल है? T⁴। हम सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट लगा के हमारे पास क्या आया? E = सिग्मा T⁴। और ये जो कांस्टेंट सिग्मा लगाया है इसको हम कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5.67 × 10⁻⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर Kelvin⁴। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई आदर्श कृष्णिका जिसका परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? T, वो किसी इन्वायरमेंट में परिवेश में रखी हुई है, और जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है? T0। तो अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से हम देखें तो क्या होगा कि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसको हमने लिख लिया E1। ये जो है ये ब्लैक बॉडी से जो एमिट हो रही है, कितना आया है इसका वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा T⁴, क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमने T कंसीडर किया था। अब ये है कि वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा E2 क्या हो जाएगी? परिवेश में जो रखी है वो क्या हो जाएगा? E2 = सिग्मा T⁴, क्योंकि जो परिवेश था, जो एनवायरनमेंट था, उसका टेम्परेचर कितना था? T0। अतः कृष्णिका द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से नेट उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितनी हो जाएगी? E क्या हो जाएगा? कृष्णिका कितना एमिट कर रही है, उत्सर्जित कर रही है वो, और जो इसकी वजह से हाँ और क्या बना सकते हैं अच्छा सा स्पाइसी सा मंचूरियन के अलावा? बताओ। तुम बताओ ना यार, मुझे क्या पता। क्यों, मंचूरियन नहीं है क्या? मंचूरियन तो है ही। और मैंने अरबी की सब्जी बना रखी है, पूड़ी बना रही हूँ, और क्या खाओगे? बताओ ना कुछ अच्छी सी। यहाँ वेज रोल, चाउमीन, बर्गर और कुछ नहीं। और तो राजा वहाँ मेन्यू देख लो ना, मुझे पता नहीं है। और गंदू आप दही है क्या? हाँ दही रखा है। दही थोड़ा सा वो बनाओ ना, जीरा फ्राइड राइस। चलो फ्राइड राइस बना लूँगी, आ जाओ ना आप, फिर बना लूँगी, है ना। और आप गंदे हो, आप मेरा बाटी वाला कुकर नहीं लाए, मैं आपको दाल बाटी खिला देती हूँ। क्या? बाटी वाला कुकर नहीं लाए ना? अरे यार बाइक से आया था ना मैं। अच्छा चलो मैं रख रही हूँ, फिर दूध वाला आ जाएगा, फिर बीच में आवाज़ आ जाएगी इसकी। आप मुझे फ़ोन करना, बैल मत बजाना, ठीक है? नेट उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा कितनी हो जाएगी? E = सिग्मा
या फिर हम पहले ये लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू थी सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 और E2 की वैल्यू थी सिग्मा टी नॉट रेज टू द पावर 4। E1 माइनस E2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट में टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। अब अगर हमने ये कंसीडर किया है कि ब्लैक बॉडी का एरिया A है और जिस टाइम में हमने नोट किया है वो टाइम क्या है, स्मॉल t है, तो उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा कितनी होगी, उसको A और T से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमारे पास क्या आ गया, EAT इज इक्वल्स टू सिग्मा AT टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो ये हमने देखा कि स्टीफन का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन के शीतलन नियम के हिसाब से क्या है कि किसी पिंड में ऊष्मा का ह्रास, मतलब ऊष्मा की कितनी हानि हो रही है, ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है। मतलब कि कोई बॉडी है, वो किसी टेम्परेचर पे हीट किया या वो गर्म है, तो उसमें कितने हीट का लॉस होगा, कितनी दर होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है और उसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। अगर जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा नॉट, तो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से dq बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी मतलब dq क्या है कि हीट में कितना लॉस हो रहा है, और dt क्योंकि हमने इसकी दर बोली है, तो dq बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के। अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ऊष्मा की हानि हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट कम होगी, तो क्या हो, इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया है, एक नेगेटिव साइन। फिर वही कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लगा लिया है, k, तो हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k थीटा माइनस थीटा नॉट। अब हम सब लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। मतलब डी क्यू क्या है, जो हीट में चेंज आ रहा है, एम क्या है, मास, एस क्या है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, जो भी हम बॉडी ले रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट, और डी थीटा क्या है, टेम्परेचर में चेंज। डी क्यू की जगह अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपाइल करके लिखें तो ये लिख सकते हैं एम एस डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय एम एस थीटा माइनस थीटा नॉट। और यहाँ से हमें साफ क्या पता चल रहा है, डी थीटा बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा माइनस थीटा नॉट के। अर्थात न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में ताप का ह्रास, मतलब टेम्परेचर में जो कमी आ रही है, हानि आ रही है, उसकी रेट भी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इन्वायरमेंट और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से पता चला है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम हमने पढ़ा, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ा। अब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन का नियम निकाल के देखेंगे, न्यूटन का नियम डिराइव करके देखेंगे। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, माना कृष्ण पिंड के पृष्ठ का परम ताप T है तथा यह परम ताप T नॉट के परिवेश में रखा हुआ है। मतलब कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कैपिटल T है और वो इन्वायरमेंट में रखा है जहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, T नॉट। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, E कितना आएगा, सिग्मा T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4।
अब हमने वही कंसीडर किया कि इसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितनी होगी? ये तो क्या है? उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। और ए एरिया से कितनी होगी? dq/dt इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। सिंपल। ई की वैल्यू हमें यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से पता है कितनी है, सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू द पावर 4, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमें ये पता है टी माइनस टी नॉट कितना है? डेल्टा टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? टी जीरो प्लस डेल्टा टी। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें। इक्वेशन 4 में हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया? dq/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ब्रैकेट में टी जीरो प्लस डेल्टा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू द पावर 4। यहाँ से हमें ये पता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर, अच्छा पहले ये करते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर से टी जीरो को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आया? ए सिग्मा टी जीरो रेस टू द पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी जीरो होल रेस टू द पावर 4 माइनस टी जीरो। अब हमने मैथ्स में सबने पढ़ाया हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन का क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो इससे कंपैरिजन करके देखें तो हमको क्या पता चल रहा है? 1 की जगह 1, एक्स की जगह पे क्या रखना है? डेल्टा टी ओवर टी नॉट, और एन की जगह पे क्या रखना है? 4। तो हम वही करते हैं। तो 1 की जगह 1 रखा, एन की जगह 4 रखा, एन एक्स की जगह टी नॉट डिवाइडेड बाय टी जीरो, और आगे का हमने एक्सपेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है? डेल्टा टी क्या है? वो टी नॉट से बहुत छोटा है, और डेल्टा टी बाय टी नॉट करेंगे तो वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा कोई नंबर होगा उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्क्वायर क्यूब आगे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर टी नॉट रेस टू द पावर 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 4 डेल्टा टी ओवर टी नॉट, और लास्ट में यहाँ से कॉमन ये चला गया तो -1। ये +1 है, ये -1 है, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास, और यहाँ से हमने t0 से एक t0 को कैंसिल कर दिया, लास्ट में हमारे पास बचा dq/dt इज इक्वल्स टू 4a सिग्मा t0 रेस टू द पावर 3 डेल्टा t। हमको पता है कि A4 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी जो इन्वायरमेंट है उसका कांस्टेंट है। तो ये सारा क्या कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या आया हमारे पास? न्यूटन के कूलिंग के नियम के हिसाब से dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या था? बॉडी और टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस था वो। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन पावर से, मतलब कि एक वर्णी अवशोषण क्षमता। एक वर्णी अवशोषण क्षमता किसी वस्तु पे प्रति सेकेंड प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लिए अवशोषित विकिरणों की मात्रा और टोटल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं एक वर्णीय अवशोषण क्षमता। सेम एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता, वहां पे हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण कितना हो रहा है वो देखा था। उत्सर्जन क्षमता की डेफिनेशन में सिर्फ हमें ये चेंज करना है, समझने के लिए सिर्फ ये चेंज करना है कि उसमें हम देख रहे थे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे कितना एमिट कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के हिसाब से हमें क्या पता चला कि जो जितने अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो उतने ही अच्छे अवशोषक होते हैं, और जो जितने बुरे उत्सर्जक होते हैं वो उतने ही बुरे अवशोषक होते हैं। मीन्स मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर और मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन पावर जो है, अगर टेम्परेचर सेम रखे तो कांस्टेंट आएगी, और वो किसके बराबर आएगी? सेम टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी की एमिशन पावर कितनी है उसके बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के हिसाब से क्या था कि किसी भी बॉडी से एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो विकिरणों की मात्रा उत्सर्जित हो रही है वो बॉडी के
एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी किसी इन्वायरमेंट में रखी है तो उसके ठंडे पर होने और गर्म होने जो भी है, ठंडे होने की दर जो है वो किस पर डिपेंड करेगी कि बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर जो उनके बीच है उसके प्रोपोर्शनल होगी। और एट लास्ट हमने ये देखा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम का प्रयोग करके हम न्यूटन्स लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब इससे आगे वाले जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज का लेक्चर यहीं खत्म होगा। थैंक यू।